नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। तो कोट में बात कर रहे हैं, ईच न्यू डे इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव योर सेल्फ, टेक इट एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। तो कहने का मतलब है कि हर एक दिन आपको एक नया दिन मिलता है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, एक नई एनर्जी आपके पास आती है, ठीक है। और उस एनर्जी को ये आपके ऊपर है कि कहाँ पर डिवोट करना है। किन्हीं नेगेटिव थॉट्स के ऊपर डिवोट करना है, किन्हीं नेगेटिव एक्शंस के ऊपर डिवोट करना है, या पॉजिटिव एक्शंस के ऊपर डिवोट करना है, या फिर पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर डिवोट करना है। तो जितना आप पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर डिवोट करोगे, पॉजिटिव एक्शंस के ऊपर डिवोट करोगे, सही काम के ऊपर डिवोट करोगे, तो उतना ही जो है ना आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। ओके। तो इम्प्रूव तभी कर पाओगे जब आपको अपनी खामियां पता होंगी। तो खामियां पता तभी चलेंगी जब आप अपने आप को टेस्ट करेंगे। ओके। तो अपने आप को रोज जो है ना कोई टेस्ट करो। शाम को बैठो और शाम को पूरा का पूरा एनालिसिस करो कि आज सुबह मैंने क्या क्या काम किया और कहाँ कहाँ पर मैंने कहाँ कहाँ गलती की, क्या दिल को अच्छी लगी बात, क्या बुरी लगी। तो ऐसा एनालिसिस करा करो शाम को 10-15 मिनट बैठ कर। ओके। पूरे दिन का। तो उससे फिर अगले दिन का यहाँ पर जो ना, अगले दिन आप अपने आप को कैसे इंप्रूव करोगे, तो उसके बारे में एक अपना प्लान तैयार कीजिए। तो ये धीरे धीरे ये चीज़ें, अपनी पर्सनैलिटी जो है धीरे धीरे डेवलप होती है। अपनी एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनाइए कि कोई कोई भी आपसे मिले तो जैसे एक मैग्नेट होती है ना, मैग्नेट मतलब लोहे से मतलब चिमट जाती है, जुड़ जाती है। तो बिल्कुल आपकी यहाँ पर जो पर्सनैलिटी हो वो भी इसी इसी तरीके से हो, आपका प्रभाव रहे जब आप निकले। ओके, बाहर आए जब, तो दुनिया में जब आपका नाम हो। तो इस तरीके से जब आपका नया दिन मिलता है, उसको एज ए अपॉर्चुनिटी लीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए और जितना कर सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तो चलिए थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। तो आज संडे है। ओके। तो संडे में हम इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज़पेपर नहीं डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो मैगजीन आती है। ओके। और मैगजीन में क्या होता है कि जो पिछले हफ्ते की हमने न्यूज़ पढ़ी होती है, तो उन्हीं को डिटेलिंग उनकी की होती है मैगजीन में। तो ना ही उसमें एडिटोरियल्स आते हैं। ओके। और इसी के चलते हम यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया जो है ना, वो न्यूज़पेपर डिस्कस करते हैं संडे का। तो संडे में इसको संडे टाइम्स लिखते हैं। तो इसमें एडिटोरियल भी होते हैं और जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहती हैं, ठीक है, तो उसको भी हम डिस्कस यहाँ पर करते हैं। जो कि संडे के अगर इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर हम पढ़ेंगे तो उसमें वो छूट जाती हैं। ओके। तो हम जो है पूरा हफ्ता जो है कैरी ऑन करके चलते हैं। कोई न्यूज़ जो है ना हम नहीं छोड़ते, और ना ही कोई अब हमने एडिटोरियल डिस्कशन छोड़ना है। तो डेली एडिशन ही जो है हम यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया का डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत में कोट होता है, फिर एडिटोरियल डिस्कशन, फिर फ्रंट पेज, फिर टाइम्स सिटी वाला पेज, फिर टाइम्स नेशन वाला पेज, फिर टाइम्स ग्लोबल वाला पेज, और लास्ट में शीशे के सामने 3 वोकैबुलरी के वर्ड्स और फिर एक इकोनॉमी का कंसेप्ट होगा जो कि डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एडिटोरियल डिस्कशन की। तो यहाँ पर फर्स्ट आर्टिकल जो है उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं टूल किट्स वी नीड टू वरी अबाउट चाइनीज हैकर्स। ओके। सो देखो, टूल किट जो था इसके बारे में चर्चा रही है पिछले हफ्तों में, जहाँ पर जो दिशा रवि वाला केस निकल कर आया, तो उसको यहाँ पर टूल किट के यहाँ पर अंतर्गत ही ना जो जेल में डाल दिया गया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर कोई सरकार के खिलाफ कोई एजिटेशन करता है तो ठीक है, तो उसके ऊपर आप ऐसे सेडिशन का जो चार्ज है वो नहीं लगा सकते, जो देशद्रोह का चार्ज है वो नहीं लगा सकते। ओके। तो अभी मामला चल रहा है टूल किट के बारे में ही, कि मतलब कि टूल किट में होता क्या है। बिल्कुल जो है ना, किसी भी प्रोटेस्ट को प्लान किया जाता है, अलग अलग जगहों पर जो है मैसेजेस किए जाते हैं कि कैसे आपने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है, आपको कहाँ पर क्या चीज़ मिलेगी। ओके। और किस तरीके से प्रोटेस्ट को चलते रखना है। ओके। तो यहाँ पर जो दिशा रवि थी जिसको उठाया गया, तो उनको बोला गया कि इनका कनेक्शन है खालिस्तानीज के साथ। ओके। तो उन्हीं का एजेंडा जो है आगे प्रमोट कर रही हैं, और यही एलिगेशन लगाकर उनको जेल में डाला गया था। ओके। तो अभी देखो, ऑथर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वो टूल किट को छोड़ो आप, जो असली चिंता की बात है ना वो चाइनीज हैकर्स हैं। तो अभी हाल ही में हमने मुंबई के बारे में सुना था कि मुंबई में 12 अक्टूबर को पूरा ब्लैकआउट हो गया था। ब्लैकआउट कहने का मतलब कि ग्रिड फेल हो गया था इलेक्ट्रिसिटी का, जिसके चलते पूरी मुंबई में कुछ समय के लिए अंधेरा छा गया था। ओके। पूरी मुंबई में ऐसा हुआ। ओके। तो अगर पूरी मुंबई में ऐसा हो रहा है, तो मुंबई कितनी बड़ी है। ओके। तो किसी एक आधे एरिया में हो तो समझते हैं कि थोड़ा बहुत छोटा मोटा फॉल्ट आ गया होगा। तो ग्रिड फेल हुआ, तो ग्रिड फेल कैसे हुआ। ओके। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन ये निकल कर आ रहे हैं। तो एक यूएस की ही एक एजेंसी जिसने यहाँ पर बोला था कि चाइनीज हैकर्स का ये काम है, ये अपने आप नहीं हुआ है, ह्यूमन एरर ये नहीं है। तो शुरुआत में इसी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि मुंबई और तेलंगाना, मुंबई के बाद तेलंगाना में भी इसी फरवरी महीने में ये चीज़ हुई थी, हैकिंग हुई थी। ओके। तो जिनको कि चाइना के द्वारा हैक किया गया। ओके। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक ब्लैकआउट्स हुई, तो तेलंगाना में भी वैसे ही हुआ। ठीक है, इलेक्ट्रिक ब्लैकआउट हो मतलब कि लाइट चलेगी काफी कुछ समय के लिए, तो कुछ एरियाज में। तो यहाँ पर वहाँ पर भी ग्रिड फेलियर था। ओके।
तो यहाँ पर जब हमारे जो यूनियन पावर मिनिस्टर है ना, उनसे जब पूछा गया कि क्या चाइना के द्वारा हैकिंग की गई है, तो उन्होंने यहाँ पर सिर्फ सीधे मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये ह्यूमन एरर है, चाइना की कोई हैकिंग जो है हमारे पावर ग्रिड्स के ऊपर नहीं हुई है। ओके, तो ये हमारे यूनियन मिनिस्टर जी का यहाँ पर जवाब था। और दूसरी ओर यहाँ पर बात करने की, जो एक यूएस कंपनी जिसका नाम है रिकॉर्डेड फ्यूचर, तो उन्होंने ही क्लेम किया था, अपनी जो मैगजीन थी उसमें यहाँ पर रिपोर्ट छापी थी कि यहाँ पर चाइनीज हैकर्स हैं जिन्होंने कम से कम जो है ना भारत की 10 एंटाइटीज जो है ना उनको यहाँ पर कोशिश की है हैक करने की। तो कौन सी एंटाइटीज है जो यहाँ पर पावर ग्रिड में है, पावर ग्रिड मतलब कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है, तो उनकी यहाँ पर 10 एंटाइटी को यहाँ पर टारगेट बनाया है चाइनीज हैकर से। और साथ ही साथ 2 हमारे मैरीटाइम पोर्ट्स है, बंदरगाहें हैं, जिनको की टारगेट बनाया गया है चाइनीज हैकर्स के द्वारा। ओके, तो इसी के चलते यहाँ पर जो हमारा भारत का जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, तो ये इसी के हैकिंग के मामले में या फिर किसी तरीके से कोई भी यहाँ पर गड़बड़ होती है ना, तो उसके मामले ये टीम अलग से बनाई गई है, तो ये रिस्पांस करती है उसी समय। तो इसी के रिगार्डिंग जो था ना 10 फरवरी को बोल रहा है कि कंपनी कह रही है कि हमने यहाँ पर नोटिफिकेशन दे दिया था कि इस तरीके से कुछ हो रहा है आपके देश में। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, इसका काम ही ये है कि हैकिंग से बचाना देश को, जो भी यहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, जहाँ साइबर थ्रेट्स किसी भी तरीके के निकल कर आते हैं, तो उनका यहाँ पर मुकाबला करना। तो 2004 को इस टीम को, इस बॉडी को यहाँ पर बनाया गया था भारत सरकार की ओर से, और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो है यहाँ पर ये काम करती है, ध्यान रखिएगा। ओके, 2004 में इसको बनाया गया था, और इसका काम यही है कि साइबर सिक्योरिटी प्रदान करना, बचा के रखना देश को किसी भी हैकिंग अटैक से। तो इसी के चलते आगे बात करें कि हमारे देश के रिगार्डिंग अगर बात करें, तो भारत अकेला ही ऐसा देश है जिसके रिगार्डिंग कि यूएस जो ना चाइना को अक्यूज कर रहा है, चाइना को दोषी ठहरा रहा है कि वो हैकिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं, कमर्शियल और नेशनल सीक्रेट्स जो है यहाँ पर इसके रिगार्डिंग। ओके, तो यूएस जो है यहाँ पर भारत के रिगार्डिंग, भारत को किसी न किसी तरीके की सपोर्ट जो है पहुंचा रहा है। ओके, तो चाइना को काउंटर करके, और इसी के चलते भारत में अगर बात करें, तो भारत की जो यहाँ पर जो इमेज बनी हुई है वो करप्टिव इमेज है, कि मतलब करप्शन लेवल बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पर। तो जो करप्शन है वही भारत की ना एक सबसे बड़ी आप कमजोरी कह सकते हो, मतलब जो कि बहुत कोशिश करी जाती है कि करप्शन को किसी ना किसी तरीके से खत्म किया जाए भारत में, लेकिन नहीं हो पा रही। ओके, तो जो पिछला रिकॉर्ड है, ओके, पिछला रिकॉर्ड भारत का यहाँ पर रहा है, तो उसमें भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं, बहुत सारी ऐसी पार्टीज आई हैं, तो यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया जाता कि अगर कोई करप्शन ऐसा कर रहा है तो उसको यहाँ पर जेल में डालो, जहाँ पर कोई सख्त जो है ना दंड प्रदान उसके लिए हो, अगर जो है करप्शन एक्टिविटीज जो है अगर भारत में होती हैं। तो अगर बात करें जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं भारत में, तो कोई ना कोई इनका लिंक होता ही है, तो जो भी सत्ता में आती है दूसरे को यहाँ पर बचाने की कोशिश करती है, जब भी करप्शन के मामले की बात करें हम। ओके, और क्योंकि सभी ने इलेक्शन जीतना होता है, तो सभी पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, को जो जीतता है और वो दूसरे को ये दूसरी पार्टी के बारे में ये सोचकर रखता है कि अगर कल को मैं हारता हूं तो दूसरे वाला अगर कल सरकार बनाएगा तो चलता रहे। ओके, मतलब कि कोई दिक्कत ना आए। ओके, मैं उसको सपोर्ट करूंगा, इंडायरेक्टली वो मुझको सपोर्ट करेगा। तो बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे इलाकों में ना भारत में ऐसे सरकारें चलती हैं। और इसी के रिगार्डिंग आगे बात करें कि इन कुछ प्रॉब्लम्स को अगर हम कंपेयर करें, ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स है, करप्शन और जो यहाँ पर चाइनीज हैकिंग है। ओके, तो अगर इन सीरियस प्रॉब्लम्स को हम कंपेयर करें, जो यहाँ पर अभी कॉमिक सिचुएशन चल रही है भारत में, तो भारत सरकार यहाँ पर क्या कह रही है, जो यहाँ पर स्वीडिश एक एक्टिविस्ट है जिसका नाम है ग्रेटा थनबर्ग। ओके, तो ये एक छोटी बच्ची है अभी। ओके, तो अभी कुछ समय से ये न्यूज़ में है, क्योंकि कुछ समय पहले इसने अपने ही मुल्क में अपनी जो यहाँ पर पार्लियामेंट थी उसके बाहर ये हर फ्राइडे बैठती थी, तो वहाँ पर सिर्फ प्रदर्शन करती थी किसके रिगार्डिंग, कि एनवायरनमेंट को बचाइए। ओके, छोटी बच्ची थी, तो ये न्यूज़ में आ गई। तो इन्हीं ने यहाँ पर जो थनबर्ग, ग्रेटा थनबर्ग, तो फार्म प्रोटेस्ट के सपोर्ट में इन्होंने ट्वीट भी कर दिया। तो अभी जो यहाँ पर पॉप स्टार रिहाना, तो इनका भी आपने सुना होगा कि इन यूएसए की ये यहाँ पर सिंगर है, तो इन्होंने भी यहाँ पर ट्वीट किया था फार्म प्रोटेस्ट के चलते। तो भारत सरकार ने इन दोनों को यहाँ पर कहा कि ये ना खतरा है हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए, यहाँ पर जो हमारे फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इनको ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से टूल किट प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, मतलब कि बता रहे हैं कि किस तरीके से आप जो है अपनी कैंपेन्स को ऑर्गेनाइज कीजिए, कैसे प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाइए। और साथ ही साथ यहाँ पर जो ऑफिशियल क्लेम निकल कर आता है, तो जो ये बात कह रहे हैं ना उसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। जो भारत सरकार बात कह रही है कि इनके साथ फार्मर्स के साथ लिंक है, कोई पुख्ता सबूत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर जो टूल किट को जोड़ा जाता है थनबर्ग के साथ और फार्म एजिटेटर्स को यहाँ पर खालिस्तानिस्ट के साथ, तो इसका कोई सबूत निकल कर नहीं आया। ओके,
और इसी स्थिति को यहाँ पर ऑथर बता रहे हैं कि सिचुएशन देखो कितनी खतरनाक है, चाइनीज हैकर जो है वो काम खराब कर रहे हैं, करप्शन काम खराब कर रही है, लेकिन ध्यान किधर है सरकार का, यहाँ पर जो बाहर की एक्टिविस्ट है तो उनके रिगार्डिंग जो है यहाँ पर खबरें चल रही है, न्यूज़ चैनल्स में भी आपने देखा होगा, तो वहाँ पर भी ऐसा ही चलता है। और इसी के रिगार्डिंग आगे बात करें कि बहुत सारी कंट्रीज जो है ना, वो जो प्रोटेस्ट चल रहे होते हैं फॉरेनर्स के ऊपर, तो उसको यहाँ पर जो है ब्लेम करती रहती हैं, एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर जो है ब्लेम करती रहती है। इसलिए करती हैं कि जो उनका अपना मुल्क है ना, वहाँ पर जो उनकी जो पॉपुलेशन है उनका ध्यान जो है ना, जो उनके लोकल मुद्दे हैं उनसे हटाया जा सके। अपनी जो यहाँ पर जो परेशानियां हैं, हम कह सकते हैं कि अपनी जो कमजोरियां होती हैं सरकारों की, तो उनको उनके प्रति जो है अपनी जनता का ध्यान जो है वो हटाया जा सके, जिसके चलते वो दूसरी कंट्रीज में जो यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा था उसके रिगार्डिंग यहाँ पर ब्लेम करते हैं कि सही काम नहीं हो रहा है। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे देखो फार्मर प्रोटेस्ट के चलते यहाँ पर बात कर रहे हैं, ओके, तो बहुत सारी कंट्रीज जैसे कनाडा था, तो उनके द्वारा भी यहाँ पर भारत सरकार को यहाँ पर इंटरवीन किया गया कि ये जो एजिटेशन है, ठीक है, तो उसको आप जो है खत्म करवा दीजिए, ये ज़्यादा देर जो है ना चले। ओके, तो देखो हर एक यहाँ पर जो जितनी भी सरकारें हैं उनका अपना अपना एजेंडा है, तो अपनी जो कमजोरियां उनको छिपाने के लिए वो ऐसे हथकंडे जो है बनाती हैं। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं कनाडा की सरकार की भी। ओके, तो इसी के चलते आगे बात करें कि 1970s की अगर हम बात करते तो उस समय जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तो उस समय भी वहाँ पर जब जयप्रकाश नारायण का यहाँ पर एजिटेशन चल रहा था, प्रदर्शन चल रहा था इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ। ओके, तो वहाँ पर इसको एंटी कांग्रेस एजिटेशन कहा जा रहा है। हालांकि जयप्रकाश नारायण पहले कांग्रेस पार्टी में ही थे। ओके, बाद में अलग से इन्होंने यहाँ पर पार्टी बनाई अलग से, और उसी पार्टी से यहाँ पर इलेक्शन लड़ा था। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी ने भी वार्न किया था कि जो आप एंटी कांग्रेस यहाँ पर जो एजिटेशन कर रहे हो, तो इसमें फॉरेनर्स का बहुत बड़े पैमाने पर हाथ है, तो फॉरेनर्स की आपको सपोर्ट है। तो इसी के चलते उन्होंने अपने आप को एज ए डिक्टेरियल पावर्स अपने आप हाथ में ली और पूरे देश में 1975 में इमरजेंसी घोषित कर दी, और 2 साल तक ये इमरजेंसी चली, और जितने भी अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स थे तो उनको जेल में डाल दिया गया। 2 साल के बाद उनको रिहा हुआ, तो फिर 2 साल के बाद जब इलेक्शन हुए, फिर जो कांग्रेस की सरकार थी वो चली गई। हालांकि 3 साल बाद फिर 1980s में दोबारा से कांग्रेस की सरकार वापस आ गई, इंदिरा गांधी दोबारा से प्रधानमंत्री बन गई। और इसी के चलते आगे बात करें कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो अपना पैसा और अपनी यहाँ पर किसी ना किसी तरीका जो है ना उसको यूज़ करती हैं कि अपने एजेंडा को ना दूसरी कंट्रीज में प्रमोट कर सके, ताकि कि अपनी कंट्रीज में जो उनका यहाँ पर वोट शेयर है ना उसका होल्ड और मजबूत कर लें। ओके, और इसी के चलते जो इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स हैं, तो वो यहाँ पर जितने भी इनके एजेंट्स अब्रॉड काम करते हैं, मतलब अगर किसी एजिटेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, सपोज करो अमेरिका में कोई एजिटेशन हुई, तो यहाँ पर अगर कोई इंडियन वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उनको हमारे जो इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स हैं ना उनको अपना एसेट मान रहे हैं कि वो हमारे एसेट ही हैं। ओके, एक तरीके से तो जो भी यहाँ पर जो अगर जासूसी के तंबुओं की बात करें तो वो फार्मर्स एजिटेशन से काफ़ी ऊपर है। तो इसके रिगार्डिंग लास्ट में ये बात बोल रहे हैं, तो जासूसी सबसे पहले है, जासूसी अगर सही होगी, सही तभी जो है सही इन्फॉर्मेशन जो है किसी देश के पास पहुंचती है। तो हर एक देश का कोई ना कोई जासूस जो है दूसरे देश में किसी ना किसी तरीके से काम कर ही रहा होता है। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं केजीबी एक्टिविस्ट की। तो केजीबी का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है? केजीबी का मतलब है कॉमिटेड, यहाँ पर ये नाम पढ़िएगा, गौसदर तवे नॉन, ओके, एंड बेजो पासनोस्ती। तो ये रशियन नेम है। ओके, तो हालांकि इसको अभी डिसॉल्व कर दिया गया है। तो ये है क्या? ये एक इंग्लिश कमेटी थी फॉर स्टेट सिक्योरिटी, फॉरेन इंटेलिजेंस एंड डोमेस्टिक सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन जब यूएसएसआर का समय था, ओके, तो यूएसएसआर के समय में यहाँ पर जो उनकी स्टेट सिक्योरिटी थी और उनका यहाँ पर जो फॉरेन इंटेलिजेंस के तौर पर जो कमेटी काम करती थी, उसका ये नाम था केजीबी, शॉर्ट फॉर्म में इसको केजीबी बोलते हैं। हालांकि अभी इसको डिसॉल्व कर दिया गया है। तो डिसॉल्व करके रशिया ने एक नई जो है एजेंसी यहाँ पर बनाई, जिसको यहाँ पर फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस बोला जाता है। ओके, तो इसी केजीबी की यहाँ पर एक जो थे एक आर्चिविस्ट थी, ओके, आर्चिविस्ट जिनका नाम था वैसिली मित्रोखिन। ओके, तो यहाँ पर ये यूके में गई 1992 में। तो इनके पास यहाँ पर ना बहुत बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फाइल्स थी, जो इंफॉर्मेशन थी दूसरे नेशंस के बारे में, जिसको यहाँ पर केजीबी फाइल्स कहा जा रहा है। फिर उन्हीं फाइल्स को जो है, जो इनके नोट्स थे, फाइल्स थे, तो उनको यहाँ पर जो था किताबों में कन्वर्ट किया गया। तो यहाँ पर 2 किताबें बनाई गई। ओके, तो कैम्ब्रिज हिस्टोरियन जो है, यहाँ पर नाम है उनका क्रिस्टोफर एंड्रयू, तो इनके दोबारा से एक तरतीब से किताबों को लिखा गया। और जो पहली बुक है उसका नाम है 2005 में आई थी, इसका नाम है मित्रोकिन आर्चिव 2। तो उन्होंने इंडिया के बारे में यहाँ पर रिवील किया था कि इंडिया में मतलब कि एक ऐसा कंट्री है
जहाँ पर जो है ना बेचने पर लगाया हुआ है इंडिया को, बाय इट्स पॉलिटिशियंस, बाय इट्स ब्यूरोक्रेट्स, ओके, बाय देयर इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स। तो यही बातें जो है ना इस किताब में की गई, ओके। तो इसका नाम है मित्रोकीन आर्चीव 2। और इतना ही नहीं, यहाँ पर यह भी बात कही गई कि भारत के बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स भी ऐसे हैं जो कि सोवियत यूनियन की तनख्वाहों पर पलते थे, ओके। मतलब कि जैसे सोवियत यूनियन कहता था उसी हिसाब से ये काम करते थे अपने इंडिया में, ओके। तो ये ऐसा दोष कांग्रेस के ऊपर काफ़ी समय से लगता भी आ रहा है। तो ये भी एक रीज़न यहाँ पर माना जा रहा है कि अच्छी दोस्ती यूएस से थी, तो इसका भी एक रीज़न था कि काफ़ी मतलब अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन चुकी हुई थी। इस तरीके से यहाँ पर जितने इवेंट्स होते थे जो इसका हो सकता है कि रीज़न हो। तो लेकिन यहाँ पर उस समय जब ये काम होता था, जब यहाँ पर ये बातें चल रही थी कि यहाँ पर जो तनख्वाहें वगैरह भी जो थी यूएसएसआर की तरफ से आती थी, मिलती थी कैबिनेट मिनिस्टर्स को कि आप जो है हमारे हिसाब से आप फैसला लें, चलें अपने देश को अपने हमारे हिसाब से चलाएं। तो इसी के चलते जब बीजेपी उस समय विरोध करती थी बहुत बड़े पैमाने पर कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो लेकिन अभी जब वो पावर में खुद से पावर में आ गई, तो अभी वो कुछ नहीं बोल रही है इस मुद्दे के ऊपर, वो बिल्कुल साइलेंट है, ओके। अगर जो हमारी जो अगर बात करें जो हमारे इंडियन पॉलिटिशियंस हैं, जब ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो अगर उनकी कोई फॉरेन ऑनरशिप है, मतलब कि उनको कोई बाहर से चला रहा है, ओके, तो अगर हम यहाँ पर ये वाला फंडा लेकर चल रहे हैं, चलता है, ओके, तो फिर हमें रिहाना के बारे में चिंता क्यों हो रही है कि वो जो है हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है। रिहाना वही है जो यूएस की सिंगर है, ओके, तो जो जिसने फार्म प्रोटेस्ट के हक में जो था यहाँ पर ट्वीट किया था। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये जो यहाँ पर मित्रोकीन है, जिनके नोट्स थे, जिनकी नोट से यहाँ पर आगे किताब छपी है क्रिस्टोफर एंड्रे के द्वारा, जिसने अभी दोबारा किताब लिखी है इसको। तो यहाँ पर उनका कहना था कि जब इंदिरा गांधी का रूल था तो उस समय भारत जो था ना, भारत के अंतर्गत जो भारत के अंदरूनी मामले थे, तो उसमें केजीबी का बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर दखल होता था, ओके, घुसपैठ होती थी। तो यहाँ पर 10 इंडियन न्यूज़पेपर्स की बात कर रहे हैं और एक यहाँ पर प्रेस एजेंसी की बात कर रहे हैं जो कि सोवियत यूनियन की तनख्वाहों पर पलते थे। और 1972 में यहाँ पर बात करें कि केजीबी ने यहाँ पर क्लेम किया था कि उन्होंने यहाँ पर 3500 से ज़्यादा जो है यहाँ पर आर्टिकल्स है ना उनको लिखा है, प्लांट किया है जो इंडियन न्यूज़पेपर्स हैं वहाँ पर। मतलब कि 1972 में केजीबी के द्वारा ही यहाँ पर आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे भारतीय न्यूज़पेपर्स में। तो आप खुद सोचो, अगर कोई बाहर की एजेंसी भारत के न्यूज़पेपर में इतने बड़े पैमाने पर आर्टिकल लिख रहा है एक ही साल में, तो वो अपनी यहाँ पर मंशा जाहिर करेगा ना कि हम कितने आपके नज़दीक हैं, ओके। तो उसी तरीके से बातें जो है हमारे इंडियंस के दिमाग में जाएंगी, वो सोचेंगे कि हाँ अभी रशिया जो है हमारा यहाँ पर दोस्त ही दोस्त है। मतलब अंदर खाते जो ना क्या चीज़ें हो रही, किस तरीके से आपके दिमाग को क्या चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं कि आप इसी चीज़ को सुनिए और इसी चीज़ के हिसाब से आप रिएक्ट करिए। मतलब इस चीज़ का यहाँ पर सिनेरियो बनाया गया, ओके। और आगे यहाँ पर बात करें कि केजीबी के जो पास था ना, बहुत सारे यहाँ पर सीक्रेट्स भी होते थे यहाँ पर जो इंडियन कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, ओके। और साथ ही साथ उनको वो पे भी करते रहते थे उसी के हिसाब से, ओके। और यहाँ पर इस तरीके से इस सिनेरियो से ऐसा लग रहा था कि पूरा देश बेचने के ऊपर लगाया हुआ है, एंटायर कंट्री जो है वो सेल के लिए जो है हाजिर है। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है, जो केजीबी के जनरल थे जिसका नाम है ओलेग कैलुगिन, ओके, तो इन्होंने ही बात जो है ये बातें कही थी मित्रोकीन को। तो मित्रोकीन ने बाद में इनको नोट कर लिया, ओके, अपने नोट्स तैयार कर लिए इन्हीं बातों के। और इसी के द्वारा आगे वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इंडिया जो है ना एक तरह के मॉडल के तौर पर डेवलप हो रहा है, जिसको हम कह सकते हैं कि कोई भी आकर जो है घुसपैठ कर सकता है। तो उसको यहाँ पर थर्ड वर्ल्ड गवर्नमेंट कहा गया इनके द्वारा, कि तीसरे तरह का यहाँ पर संसार जो है ना उस तरीके की सरकार यहाँ पर भारत में चलती है। तो यहाँ पर इसको आप यहाँ पर कह सकते हो कि बहुत ज़बरदस्त ये टूल किट है, ओके। मतलब कि जहाँ पर अगर टूल किट का ही मसला चल रहा है ना यहाँ पर भारत में, कि बाहर से जो है फॉरेनर्स या फिर बाहर से जो एजेंसीज हैं वो टूल किट बनाकर हमारे फार्म प्रोटेस्ट को जो है यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से और जो है प्रमोट करनी है कि और बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर करिए। तो पुराने समय में भी ये चीज़ें हो चुकी हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इस जो हमारा थर्ड वर्ल्ड गवर्नमेंट यहाँ पर जो टैग दिया जा रहा है हमारी सरकारों को, तो इसको यहाँ पर कह सकते हो कि कितने बड़े पैमाने पर टूल किट तैयार थी उस समय पर, कितने बड़े पैमाने पर जो रशिया का था, सोवियत यूनियन का हस्तक्षेप था भारत की सरकार में, भारत के कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंतर्गत, ओके। और आगे यहाँ पर बात करें कि जो बुक यहाँ पर सुजेस्ट कर दी कि जो केजीबी है ना, उसने तो जो यूएस की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी उसको भी बीट कर दिया। अगर हम घुसपैठ के मामले में बात करें इंडिया में, अगर हम दखल अंदाजी की बात करें इंडिया में, तो कालुगिन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कालुगिन को 1970 में दिल्ली में पोस्ट किया गया सोवियत यूनियन के द्वारा। तो यहाँ पर उन्होंने ये भी बात कही कि उस समय जो 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी, तो उसमें भी सोवियत यूनियन का और केजीबी का काफ़ी अहम रोल रहा था। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, जो कि मेंबर है कमिंटरन की, जिसको हम कहते हैं द ग्लोबल कलेक्शन ऑफ सोवियत कंट्रोल्ड कम्युनिस्ट पार्टीज।
तो उसको भी हमेशा से ना यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर जो है फाइनेंस मिलता रहा है, सपोर्ट मिलती रही है सोवियत यूनियन के द्वारा। तो सीपीआई भी यहाँ पर जब इमरजेंसी लगी थी तो स्ट्रांगली यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड की थी उन्होंने इमरजेंसी के हक में, कि इमरजेंसी बिल्कुल सही लगी है। ओके, और इसके अलावा यहाँ पर यहाँ पर आर्टिकल इस किताब में बातें की गई हैं कि यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर भारतीय सरकार के अंतर्गत इनके सोर्सेज थे, मतलब जिनके तहत ये जानकारियां हासिल करते थे, चाहे इंटेलिजेंस का क्षेत्र हो भारत का, चाहे काउंटर इंटेलिजेंस का हो, चाहे डिफेंस का हो, चाहे फॉरेन मिनिस्टर्स का हो, चाहे पुलिस का हो। तो यहाँ पर ये मित्रों की इनको यहाँ पर ये बातें कही जा रही हैं जो उस समय यहाँ पर जनरल थे केजीबी के, जिनका नाम था कोलुगिन, उनके द्वारा। और इसी के अलावा एक यहाँ पर एक ओकेशन की भी बात की जा रही है, जिस समय एक सीक्रेट गिफ्ट जो है ना वो 2 मिलियन रुपीस का मॉस्को की तरफ से यहाँ पर प्रदान किया गया कांग्रेस पार्टी को, तो ये जो कि पर्सनली यहाँ पर डिलीवर किया गया गांधी को, ओके, मिडनाइट को। तो ये बातें भी इन्होंने कही हैं। और इसके अलावा केजीबी ने बहुत बड़े पैमाने पर जो है इलेक्शन कैंपेन्स को भी यहाँ पर जो है सब्सिडाइज किया है। खासतौर पे 21 इंडियन पॉलिटिशियंस हैं जिनके इलेक्शन कैंपेन को इन्होंने जो है सब्सिडाइज किया है, पैसा प्रोवाइड किया है। ओके, और साथ ही साथ 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हैं जिनको इन्होंने पैसा प्रदान किया है, ताकि जो कि वो इलेक्शन में जितना भी खर्चा हो ना तो वो जो है केजीबी अपनी तरफ से करेगा, आप इलेक्शन में खड़े हुई है। और इसी के अलावा कोलगिन ने भी यहाँ पर बात एक दोहराई है, बात कही कि एक बार एक इंडियन मिनिस्टर था जो कि यहाँ पर हमें कह रहा था कि मैं आपको जो है सीक्रेट जानकारी दूंगा, तो मुझे सिर्फ आप $50,000 दे दो। ओके, तो केजीबी ने खुद से ही मना कर दिया कि आपकी हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, आप मतलब कि आपको ज़रूरत नहीं हमें यहाँ पर सीक्रेट जानकारी देने की, और ना ही हम आपको $50,000 देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ पर ऑलरेडी जितनी हमें न्यूज़ चाहिए ना तो वो उसकी सप्लाई हमें ऑलरेडी हो रही है, क्योंकि बड़े पैमाने पर नेटवर्क तो पहले से बिछा रखा है इन्होंने, चाहे इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के रिगार्डिंग हो, चाहे डिफेंस मिनिस्ट्री के रिगार्डिंग हो, तो सारी जानकारी हमारे पास वैसे ही पहुंच रही है। और आगे यहाँ पर बात करें कि केजीबी और दूसरा जो सीआईए, तो सीआईए वही है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यूएसए की है, और केजीबी ये फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी किसकी, रशिया की। ओके, तो अभी ये दोनों ने ना अच्छे तरीके से इंडियन गवर्नमेंट में हस्तक्षेप किया था, घुसपैठ की थी, दखलंदाजी की थी, तो सब चीज़ें इनको पता होती थी। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर दोनों साइड, चाहे केजीबी थी चाहे सीआईए, तो अभी ये पीछे हटनी शुरू हो गई। तो यहाँ पर इन्होंने जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती थी बाहर के मामलों में, तो वो इंडिया को अभी देनी बंद कर दी। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ कही कि जो इनका दुश्मन होगा ना, धीरे धीरे उसको खुद ही जो है ना अगले दिन न्यूज़ पता चल जाएगी कि क्या होगा अगले दिन, क्या होगा आने वाले समय में, किस तरीके का सिनेरियो जो है फ्यूचर में बनेगा, या पाकिस्तान क्या सोच रहा है इंडिया के बारे में, या चाइना क्या सोच रहा है इंडिया के बारे में, तो ग्लोबल लेवल पर क्या यहाँ पर सिचुएशन चल रही है भारत के खिलाफ या भारत के हक में, तो खुद ही पता चल जाएगा जो इनके दुश्मन होंगे उनके हिसाब से। क्योंकि सभी तो बिके हुए थे, तो कौन कभी जो है कौन सी राशि के ऊपर किस मुल्क को जो है सीक्रेट दे देगा, या फिर कौन सी बातें लीक कर देगा, इसके बारे में क्या जो है भरोसा किया जा सकता है। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो कांग्रेस थी, तो यहाँ पर किसी भी तरीके से यहाँ पर ये अलाइन नहीं रही है कि बाहर के मुल्कों से, खास तौर पे यूएस और यूएसएसआर से ये पैसा ले। ओके, तो यहाँ पर ये बातें की गई हैं। जो यहाँ पर फॉर्मर यूएस एम्बेसडर टू इंडिया थे, जिसका नाम था पैट्रिक मोहिनियान, तो उनके द्वारा ये बातें कही गई। तो इन्होंने भी एक किताब लिखी है जिसके अंतर्गत ये बातें बोली गई, तो उनका उस किताब का नाम है डेंजरस प्लेस। तो यहाँ पर कहा गया है कि सीआईए को यहाँ पर कहा गया था कि जो है फंड जो है आप प्रोवाइड कीजिए कांग्रेस को, कांग्रेस पार्टी को, ताकि जो कि उनके इलेक्शन कैंपेन्स को फाइनेंस किया जा सके, ताकि जो कि जो कम्युनिस्ट पार्टीज बची हैं केरला और वेस्ट बंगाल में, तो इनके खिलाफ जो है ना एक अच्छा खासा जो है माहौल बने, और इनको भी खत्म करें इनके राज्यों में जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनको। देखो, यूएस जब से कम्युनिस्ट पार्टी की जो है ना विचारधारा आई है, जब से कम्युनिज्म की विचारधारा आई है, रशिया में शुरू हुई थी जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ 1917 में, तो उसके बाद धीरे धीरे ये चाइना में फैली। हालांकि चाइना ने बाद में इसका मॉडल थोड़ा चेंज कर दिया, अपने हिसाब से ढाल लिया। ओके, और फिर बाद में इंडिया में भी ये बड़े पैमाने पर फैली कम्युनिज्म। तो अमेरिका हमेशा से इस विचारधारा से चिढ़ता था, कहता था कि ये विचारधारा सही नहीं है। ओके, तो उसी के चलते आगे जाकर जब यूएसएसआर का भी विघटन होगा, तो उसका भी रीजन यही था। अमेरिका शुरू से चाह रहा था, कोल्ड वॉर चल रही थी कि किसी ना किसी तरीके से यूएसएसआर को तोड़ा जाए, क्योंकि सभी के सभी जितने भी कंट्रीज यूएसएसआर के मेंबर थे, सभी यहाँ पर स्टेट इकोनॉमी का, कम्युनिज्म का जो है फंडा उसको अपनाकर चल रहे थे, आइडियोलॉजी को अपनाकर चल रहे थे। तो यहाँ पर भारत में भी 2 राज्य ऐसे थे, वेस्ट बंगाल और केरला, जहाँ पर अभी भी कम्युनिस्ट की विचारधारा चल रही थी, उनकी सत्ता चल रही थी। तो कहीं ना कहीं वो भी चाहते थे इनडायरेक्टली कि यहाँ पर भी ये विचारधारा खत्म हो। ओके, तो हालांकि ये शुरू से कैपिटलिज्म का ही फंडा अपनाकर चलते थे। कैपिटलिज्म, यूएस यहाँ पर कैपिटलिज्म के बारे में मतलब जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो पैसा लगाए इकोनॉमी में और नौकरियां जनरेट करे। तो वहाँ पर देखो जितने भी बिलियनियर है, ओके, जितने भी यहाँ पर अरबपति करोड़पति जितने भी बंदे हैं, तो अमेरिका उनको पूरी सपोर्ट देता है।
ओके, तो बहुत जितने भी आप देखोगे दुनिया के जितने अमीर आदमी ज़्यादातर जो है अमेरिका से ही बिलोंग करते हैं। ओके, तो यहाँ पर वो अमेरिका की पॉलिसी यही है कैपिटलिज्म की, मतलब आप जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो पैसा लगाओ। ओके, और नई नौकरियां खोलो, नए इंडस्ट्रीज प्लांट लगाओ। ओके, अपना सामान जो है बाहर एक्सपोर्ट करो। ओके, तो भारत के क्षेत्र में भी यहाँ पर ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इसी मॉडल के ऊपर जो है भारत आगे बढ़ रहा है फ्यूचर में, और देख रहा है कि जो सर्विस सेक्टर है ना, तो उसी में जो है ज़्यादा कन्वर्जन की जाए सभी सेक्टर्स की, ताकि जो कि सबको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के यहाँ पर जो है फ़ायदे मिले, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हों, और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब जो है जितनी भारत की पॉपुलेशन उसके हिसाब से क्रिएशन उनकी की जाए। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आगे और की बड़े पैमाने पर क्या खरीदो फरोख्त हुई जो हमारे पॉलिटिशियंस थे, जहाँ ऑफिशियल्स की, तो इसके बारे में कोई भी इन्होंने यहाँ पर एडिशनल कोई भी जो है बात नहीं कही है। ओके, और इसी के चलते जो रविंदर सिंह की यहाँ पर एक बात करें, जो कि यूएस का ही सिपाही था, जो कि रॉ में काम कर रहा था, जो कि भारत की यहाँ पर सर्च एंड एनालिसिस विंग जिसको हम बोलते हैं, तो यहाँ पर जो खुफिया एजेंसी है हमारी, जिसको हम रॉ बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पाकिस्तान की हम जो उसको आईएसआई बोलते हैं, तो यहाँ पर यूएस का स्पाई एक जो फौजी था वो यहाँ पर काम कर रहा था, जिसका नाम था रविंदर सिंह। तो यहाँ पर उसको आइडेंटिफाई करके रखा गया, उसके ऊपर 24 घंटे सर्वेलेंस डाली गई कि इसकी क्या एक्टिविटीज़ होगी। ओके, तो यहाँ पर उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर कॉन्टैक्ट थे कि वो स्पष्ट तौर पर कहीं पर भी जा सकता था, किसी भी अननोन डेस्टिनेशन पर भी वो यहाँ पर जो था आ जा सकता था, और जो इन्फॉर्मेशन थी वो लीक कर सकता था। इसके रिगार्डिंग उसके ऊपर सर्वेलेंस बनाने की यहाँ पर बात करें तो अभी हाल ही में जो चाइना के द्वारा हैकिंग हाइलाइट्स हमें देखने को मिली है, हैकिंग के जो यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में, तेलंगाना में, मुंबई में, और भी यहाँ जो अलग अलग जो हमारे पावर ग्रिड्स हैं, तो उनके ऊपर जो जिस तरीके की मंशा नज़र आ रही है चाइनीज़ हैकिंग की। ओके, तो उसके रिगार्डिंग भारत को अभी थॉरोली जो है ना पूरे सिस्टम को इन्फिल्ट्रेट करना होगा। ओके, देखना होगा कि कहाँ पर कमी है हमारे यहाँ, तो उसको सही करना होगा, और जो यहाँ पर दोषी है उसको जेल में डालना होगा। तो यहाँ पर लेसन जो है ना दूसरों के लिए हमें प्रदान करने होंगे, क्योंकि अगर कोई दोषी निकलता है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी ही होगी। तो यहाँ पर बहुत आगे जाना है अभी, तो अभी सिर्फ ये फार्म एजिटेशन के ऊपर हमें फोकस नहीं करना। अगर हमने एक बड़ा देश बनाना है, ओके, तो अगर ग्रेट नेशनल क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम जितने तरीके से हमारे पास नेशनल थ्रेट आते हैं ना, तो वहाँ पर उन जितने भी तरीके के बड़े बड़े नेशनल थ्रेट आते हैं, तो उनको हमने ओवरकम करना होगा, ख़त्म करना होगा आने वाले समय में। तो वो हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। तो चलिए अभी सेकंड आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं द टू मच इक्वल क्वेश्चंस दैट मेक अस रोल ओवर आइज एवरी वोमेंस डे। तो देखो कल 8 मार्च को इंटरनेशनल वोमेन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा, तो हर साल सेलिब्रेट होता है। तो अभी इसी के रिगार्डिंग आर्टिकल है, तो काफ़ी बढ़िया बातें यहाँ पर की गई हैं ऑथर की तरफ से। तो शुरुआत में बात कर रहे हैं कि जो वोमेन डे है ना, उसको एक वर्ल्ड कप की तरह देखा जाता है, कि जैसे पूरा जैसे वनडे मैचेस चल रहे होते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है पूरे जो है साल में एक दिन आता है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि बोरिंग कन्वर्सेशन जो है चलती रहती है पूरा साल, तो एक दिन आता है जब एज ए वर्ल्ड कप जो है ना देखा जाता है। जब 4 साल बाद एक्चुअल में जब वर्ल्ड कप आता है, तो उसमें बड़ी एक्साइटमेंट होती है लोगों में कि वर्ल्ड कप आ रहा है, तो अभी मतलब कुछ नया देखने को मिलेगा, हमारा देश यहाँ पर जीत कर आएगा। बिल्कुल उसी तरीके से इनको जो है ना वोमेन डे लग रहा है, कि जो बाकी के दिन जो है ना वो उनको एक सिंगल जो वनडे मैचेस होते हैं उनकी तरह लग रहे हैं, कि जो बोर कर देते हैं ज़िंदगी को। और इसी के चलते जो कन्वर्सेशन जो हो रही है ना, तो इसमें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बातें ये कह रही हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस इन्होंने उठाए हैं इस आर्टिकल में, तो बिल्कुल यहाँ पर सही बातें बोली भी गई हैं। तो पहली बात यहाँ पर कर रहे हैं कि क्या ये सच नहीं है कि आप जो मर्द हैं तो उनके ऊपर भी क्या जुल्म होते हैं। ओके, तो क्या ये सच नहीं है। इसके अलावा आगे बात कर रहे हैं कि क्या ये सच नहीं है कि जो डॉरी जो यहाँ पर दाज का कानून भारत सरकार की तरफ से बनाया गया है, उसका कि गलत इस्तेमाल किया जाता है। ओके, किसी के यहाँ पर कज़न की यहाँ पर वाइफ के द्वारा, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि नहीं कि यहाँ पर जो चचेरा भाई उसकी जो वाइफ है उसके द्वारा जो है वो गलत इस्तेमाल किया जाता है। दाज का कानून है ता जो कि जो उसका जो हस्बैंड है उसको कंट्रोल में रखा जा सके, वो जो है उसके खिलाफ कोई बात ना बोले। ओके, किसी तरीके से यहाँ पर जो है ना कोई भी बात मतलब जो उसको ठेस पहुंचे, अगर उसको ठेस पहुंचे तो वो उसका गलत इस्तेमाल कर सकती है, जो कि दाज के खिलाफ जो कानून बने हुए हैं। ओके, तो ये यहाँ पर यही बात उठाई जा रही है कि क्या गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा कानूनों का लड़कियों के द्वारा ही। ओके, और आगे यहाँ पर बात करेंगे कि क्या ये सच्चाई नहीं है कि यहाँ पर जो वोमेन जो है यहाँ पर जोक जो है ना वो बहुत सीरियसली ले लेती हैं। ओके, मैन के मुकाबले। और यहाँ पर यह भी बात बोली जा रही है कि क्या ये मी टू नाम का यहाँ पर जो कैंपेन चला था कुछ साल पहले, क्या वो स्कैम नहीं था। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ऑलरेडी जो सिनेरियो बना हुआ है वो वोमेन के इस तरीके से बनाया हुआ है कि जो है ना वोमेन जो है ना हमेशा पीड़ित रहती है। ओके, मतलब कि उसका समाज में दर्जा बहुत नीचे है, और जितने भी क्वेश्चंस निकलते हैं तो वो हमेशा मर्द के खिलाफ निकलते हैं पूरी यहाँ पर जो सिनेरियो है।
ओके। तो अभी इसे सिनेरियो के रिगार्डिंग ना क्या क्या मिस यूज हो जाता है वो उनके रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर की गई हैं। आगे यहाँ पर बात करें कि क्या ये सच नहीं है कि जो वोमेन है उनके द्वारा जो सेक्सुअल हरासमेंट लॉस जो बनाए गए हैं सरकारों के द्वारा, उनका यहाँ पर मिस यूज किया जाता है मर्द जो उसके खिलाफ। और इसके अलावा बात करें कि अगर हम कोटास की बात करते हैं, जैसे वोमेन कोटा हो, दलित कोटा हो, मुस्लिम कोटा हो, आदिवासी का कोटा हो प्राइवेट सेक्टर में, तो यहाँ पर क्या हम इस तरीके से जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं तो उनका चांस मिस नहीं कर रहे हैं। अगर डिजर्विंग कैंडिडेट्स होंगे, अच्छा टैलेंट जिसके पास है, तो उसको हम सिर्फ रिजर्वेशन के नाम पर, कोटा के नाम पर जो है हम हटा रहे हैं, तो क्या वो गलत नहीं है? ओके। और जो आखिर में यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं जिसको हम यहाँ पर गोट बोल रहे हैं, तो गोट का मतलब होता है ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम। ओके, इसका जो फुल फॉर्म है, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको गॉट लिख देते हैं। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है, क्या जो वोमेन है वही सबसे बड़ी दुश्मन नहीं है वोमेन की? ओके, तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन यहाँ पर लास्ट पे उठाया गया है। तो इन्हीं का यहाँ पर कहना है कि कुछ साल पहले यहाँ पर मैंने यहाँ पर रियलाइज करना शुरू किया, मेरे जो है थाउट्स आ रहे थे, जो मेरा थाउट फंक्शनिंग सिस्टम था, तो उसमें समझना शुरू किया कि धीरे धीरे किस तरीके से यहाँ पर जो ना अकाउंटेबल है, जो जिस तरीके से यहाँ पर लॉ बनाए गए हैं वोमेन के हक में, ओके, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सीधी सी बात कर रहे हैं कि कुछ बच्चों को, कुछ लड़कों को अगर आप यहाँ पर कहीं पर भेज दे तो यहाँ पर राक्षसीज की बात कर रहे हैं, मतलब वो लड़कियां जो कि खासतौर पर जो पोश लॉज हैं। तो पोश लॉज हम किनको बोलते हैं? जो हमारा सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वोमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट है 2013 का, तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम पॉश एक्ट बोलते हैं, जब पॉश लॉ बोलते हैं। तो वो लड़कियां क्या करती हैं, वही मर्दों के खिलाफ जो है गलत फायदा उठाती हैं इन लॉज का, जिससे कि यहाँ पर बहुत सारे अच्छे लोग जो होते हैं वो मतलब इस जाल में फंस जाते हैं और फिर उस लॉ के तहत जो है यहाँ पर पैसा मांगना शुरू कर देती हैं ये राक्षसी, मतलब वो लड़कियां जो यहाँ पर गलत इस्तेमाल करती हैं। और बहुत सारे यहाँ पर मेल फ्रेंड्स जो आपके होंगे या फैमिली मेंबर्स जो होंगे, उनका यहाँ पर जीवन जो है ना उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। और आगे यहाँ पर बात करें कि आप ना एक्चुअली लर्न कर सकते हो, सीख सकते हो कि किस तरीके की स्ट्रक्चर इनइक्वालिटीज जो है ना, जो फेमिनिस्ट थिंकिंग है, तो उसके हिसाब से जो है बढ़ती जा रही है। मतलब कि हम यहाँ पर वोमेन जो है इंटरनेशनल वोमेन डे मना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैन है उसकी भी यहाँ पर बहुत बड़ी यहाँ पर जो है ना उपलब्धियां हैं। ओके, तो यहाँ पर उसकी भी यहाँ पर जो है ना कुछ यहाँ पर ऐसे सिनेरियो है जो कि वो फेस करता है, जिसके बारे में कोई नहीं कहता, कोई भी यहाँ पर जो है मुद्दा नहीं उठाता है। ओके, तो यहाँ पर जो नारीवादी सोच है, तो यहाँ पर इसमें बहुत बड़े पैमाने पर स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज है जिसके बारे में कि जानने की ज़रूरत है। और जब ये इंटरनेशनल वुमेन डे आएगा तब आप देखोगे कि यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े एसेज जो है लिखे जाएंगे, तो आप बहुत सारी बातें सीखेंगे नई कि क्या क्या जो है घटनाएं हो रही हैं वुमेन्स के साथ। वहाँ पर आपको यहाँ पर चिंताएं व्यक्त की जाएंगी अलग अलग तरीके से। ओके, जिससे आपको यहाँ पर समझने को मिलेगा कि कैसे यहाँ पर जो है अपने आप को आप पा रहे हो एक सोसाइटी में, अपनी फैमिली को एक सोसाइटी में। तो यहाँ पर अगर ये सब कुछ लिखा जाता है ना, तो हो सकता है जो रीडर है तो उसके साथ जो है ना यहाँ पर इनजस्टिस हो, मतलब कि न्याय ना करे। मतलब कि जो रीडर है उसने तो क्या करना, उसने पढ़ना है आर्टिकल, जो आर्टिकल पढ़ेगा उसके हिसाब से उसके माइंड में वही सोच जाएगी, तो उसी के हिसाब से वो एनालिसिस करना शुरू कर देता है उसका माइंड। तो ये क्या, ये जस्टिस है कि सिर्फ और सिर्फ हम वोमेन के हक में लिखना शुरू कर दें? क्या क्या यहाँ पर जो है इनइक्वालिटीज वोमेन फेस कर रही है, दूसरी और मैन भी तो है, वो भी तो सोसाइटी का पार्ट है। ओके, तो वो भी तो किसी ना किसी तरीके से इनजस्टिस फेस कर रहा होगा, जिसके बारे में भी किया, जिसके बारे में कुछ रिकॉग्नाइजेशन की ही नहीं जाती। ओके, तो यहाँ पर आगे यही बात कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर स्पष्ट तौर पर यह बात कर रही हूँ कि हो सकता है कि आपकी फैमिली में जितने भी आपका फ्रेंड्स का सर्कल है, कि मतलब शायद ही किसी ने यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया हो, तो यहाँ पर वुमेन डे के ऊपर क्वेश्चन किया हो किसी ने कि आपका जो मेंस डे है वो कब आ रहा है। ओके, मतलब कोई नहीं सोचता, सभी की यहाँ पर जो इंटेंशन है ना वो इंटरनेशनल वुमेन्स डे के ऊपर कि हाँ वुमेन्स के लिए ये डे बनाया गया, मेंस का डे कहाँ पर है। ओके, तो इसी के चलते आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी जब आप मेरा ऐसे पढ़ोगे ना तो तब आपको लगेगा हाँ भी हाँ यहाँ पर अभी जो ना जैसे विक्स की ऐड आती थी पुराने समय में, तो उसी की तरह आप अभी बोलोगे कि हमें जो है ना यहाँ पर इसके रिगार्डिंग भी बोलना चाहिए। तो यहाँ पर आगे बात करें कि अगर आप सोच रहे हो तो यहाँ पर आपके लिए मेरी तरफ से इनविटेशन है कि इकट्ठे हो। ओके, वुमेन्स डे के ऊपर मुझे ज्वाइन कीजिए, मेगा प्लान क्रिएट करते हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करते हैं, और जो यहाँ पर कम्युनिकेशन है उसके रास्ते से हम जो है यहाँ पर एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, इकट्ठे होते हैं कि इकट्ठे होकर काम करें, और यहाँ पर एक फेमिनिस्ट एलेक्सा जो है ना उसको जो है यहाँ पर इकट्ठे मिलकर क्रिएट करें। और आखिर में इनके द्वारा बात की जा रही है कि सिर्फ मृत्यु ही ऐसी यहाँ पर एक स्तर होता है, एक यहाँ पर पड़ाव होता है जहाँ पर क्वेश्चंस जो है ना उनका ट्रैक खत्म हो जाता है, रुक जाता है, नहीं तो क्वेश्चंस पूरी जिंदगी चलते रहते हैं। तो यहाँ पर अभी का जो समय चल रहा है, टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी में आ चुकी है कि उसको हम जो है ना वुमेन सेफ्टी के मायने में बहुत बड़े पैमाने पर बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं।
ओके, तो उसका यूज़ हो भी रहा है। ओके, तो इससे हमें यहाँ पर जिसने भी तरीके के हेनियस वायलेंस जो है मोमेंट के खिलाफ होते हैं उससे बचने का यहाँ पर प्रावधान होगा, और जो भी हमारे लव्ड वंस होंगे उनको यहाँ पर बचा पाएंगे हम। और जो यहाँ पर जो बोर्ड यहाँ पर जो मतलब कि बोरिंग जैसी ज़िंदगी चल रही है, जैसे कोमा में यहाँ पर जो बोरिंग से कोमा तक की जो सिचुएशन है ना, तो उससे बच सकेंगे हम। ओके, यहाँ पर जो है सिनेरियो समझाने की बात की जा रही है ऑथर की तरफ से, छोटा सा आर्टिकल है। तो यहाँ पर लिखा गया है निशा सुसान के द्वारा। तो यहाँ पर वो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन यहाँ पर करती हैं, ऑथर हैं शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन की, द वोमेन हु फॉरगॉट टू इन्वेंट फेसबुक एंड अदर स्टोरीज। तो ये इसके रिगार्डिंग ये जो बात कर रहे हैं अपनी स्टोरीज कलेक्शन के बारे में। तो अभी बात करते हैं फ्रंट पेज न्यूज़ की। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं बंगाल इलेक्शन के बारे में। तो जो ममता बनर्जी है वो नंदीग्राम सीट से जो है इलेक्शन लड़ेंगी। तो टीएमसी से वो बिलोंग करती है, तृणमूल कांग्रेस से। तो यहाँ पर उनके खिलाफ जो उतारा गया है यहाँ पर जो कैंडिडेट, वो बीजेपी का ही कैंडिडेट, जिसका नाम है शुभेंदु अधिकारी। लेकिन अगर इनका बैकग्राउंड देखें तो वो भी टीएमसी के साथ ही जुड़े हुए थे पिछले काफ़ी लंबे समय से। यहाँ पर ये मिनिस्टर रहे हैं राज्य सरकार में, वेस्ट बंगाल की सरकार में, ममता बनर्जी की सरकार में। उसके बाद लोकसभा में ये एमपी रहे हैं 2 बार। ओके, और इनके यहाँ पर जो फैमिली भी है तो वो भी यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस को ही यहाँ पर जो है बिलोंग करती है। लेकिन अभी हाल ही में यहाँ पर जो है अलग हुए हैं। तो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से ममता बनर्जी के खिलाफ ये इलेक्शन लड़ेंगे, जिनका नाम है शुभेंदु अधिकारी। तो यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर कुछ और भी एरियाज है जहाँ पर जो है बीजेपी अपने कैंडिडेट्स उतारी, जैसे एक एक्स क्रिकेटर है जिसका नाम है अशोक डंडा। ओके, और इसके अलावा एक आईपीएस है, एक्स आईपीएस ऑफिसर, तो यहाँ पर जिनका नाम है भारती घोष। तो उनको भी यहाँ पर जो है टीएमसी के खिलाफ उतारा जा रहा है। तो अभी 56 लोगों की यहाँ पर जो लिस्ट बीजेपी के द्वारा जो है जारी कर दी जा चुकी है। 60 सीटों के ऊपर इलेक्शन होगा फेज 1 फेज 2 में। अभी ये 8 फेजेस में इलेक्शन होगा बंगाल का, उसमें से अभी पहले 2 फेज का इलेक्शन होने जा रहा है। तो वह यहाँ ये अलग अलग ये आपके सामने लिस्ट है कि कौन कौन से यहाँ पर कैंडिडेट्स को यहाँ पर जो है ग्रुप के कैंडिडेट्स को टिकटें जो है अभी बांटी गई। तो 4 यहाँ पर डिफेक्टर हैं अभी तक तृणमूल कांग्रेस के, जिनको टिकटें नहीं मिली टीएमसी से। तो अभी वो जो है कांग्रेस को ज्वाइन कर चुके हैं कुछ, और कुछ जो है यहाँ पर सीपीएम को ज्वाइन कर चुके हैं, और कुछ जो है यहाँ पर बीजेपी को भी ज्वाइन कर चुके हैं। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है बंगाल इलेक्शंस का। तो यहाँ पर 8 फेसेस में इलेक्शन होगा, सबसे बड़ा इलेक्शन होगा जितने भी अभी 4 राज्यों में और एक यूटी में इलेक्शन होने जा रहा है। तो अभी 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो एक है वेस्ट बंगाल, दूसरा है यहाँ पर तमिलनाडु, और तीसरा है यहाँ पर असम, और चौथा है यहाँ पर केरला, और जो यूनियन टेरिटरी है वो है पुडुचेरी, जहाँ पर इलेक्शन हो गए अभी। तो 2 मई को रिजल्ट आएगा इन सभी इलेक्शंस का। और आगे जो न्यूज़ है वो भी फ्रंट पेज में से। तो यहाँ पर बात करें, हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्ट्रेस दिया है कि हम जो है ना नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम का, हम यहाँ पर जो कमांडर्स जो है सिक्योरिटी सिस्टम का यहाँ पर जो है ना उसको इंडिजनाइजेशन हम करना चाह रहे हैं। मतलब कि हमारे जो धरती है उसी के ऊपर ही हम यहाँ पर अपने सिक्योरिटी सिस्टम को जो है एनहांस करें। जो भी चीज़ें हमारे भारत के जो अलग अलग यहाँ पर कमांड्स हैं, ओके, तो वहाँ पर जो भी आर्मी यहाँ पर ऑपरेट करी, चाहे इंडियन आर्मी, चाहे नेवी है, चाहे एयरफोर्स है, चाहे कोस्ट गार्ड है, तो वहाँ पर जो चीज़ें उनकी डिमांड है कि हमें ये वेपन चाहिए, ये हथियार चाहिए, ये शिप चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग जो भी पूर्ति है ना उनकी डिमांड की हम खुद से करें। तो उसके ऊपर जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने स्ट्रेस दिया है, फोकस किया है। तो ये यहाँ पर एक दौरे पर है। ओके, यहाँ पर इन्होंने पाकिस्तान और चाइना के फ्रंट के ऊपर जो सिचुएशन का जायजा लिया, और साथ ही साथ यहाँ पर बात की कि हम एक यूनिफाइड जो थिएटर कमांड है ना उसको जो है हम स्टार्टअप करेंगे बहुत जल्दी। ओके, देखो ये थिएटर कमांड का मतलब क्या होता है? थिएटर कमांड का मतलब होता है जब हमारी जितनी भी कमांड्स है भारत की, तो पहले तो ये जान लो कि कितनी कमांड्स है भारत में। तो भारत में अभी टोटल 8 ऑपरेशनल कमांड्स हैं। ओके, जिसमें से यहाँ पर 3 कमांड्स आर्मी कमांड है। ओके, जो 3 कमांड्स है वो एयरफोर्स की है। और यहाँ पर अगर नेवल केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नेवी की अलग से ईस्टर्न कमांड भी है। ओके, नेवी की अलग से एक ईस्टर्न कमांड है, और यहाँ पर सबको मिलाकर एक यहाँ पर जॉइंट कमांड बनती है जिसको हम थिएटर कमांड बोलते हैं। वो कहाँ पर है? वो सिर्फ अंडमान निकोबार में। ओके, तो अंडमान निकोबार में भारत की इकलौती जो है जॉइंट कमांड काम करती है। वहाँ पर तीनों सेनाएं भी होती हैं और वहाँ पर कोस्ट गार्ड भी होता है। ओके, तो उन चारों को मिलकर यहाँ पर जो है थिएटर कमांड बनता है। तो इसी की जैसे थिएटर कमांड्स और बनानी है, जहाँ पर कहने का मतलब है कि नॉर्दर्न रीजन में भी अगर हम कोई ऐसी थिएटर कमांड बनाते हैं तो उसमें जितने भी हमारी सेनाएं हैं, तो नॉर्दर्न रीजन जो है वहाँ पर कोस्ट गार्ड का कोई काम नहीं है, वहाँ पर सारा लैंड बाउंड्री है, तो वहाँ पर तीनों सेनाओं का काम होगा। तो तीनों सेनाओं का इकट्ठा जो है ना ग्रुप होगा, जॉइंट होगा, कि इकट्ठे जो है एक जगह से ऑपरेशन कर सकेंगे। तालमेल बहुत बढ़िया जो इनका बैठेगा। किसी भी टारगेट को अगर इन्होंने यहाँ पर हासिल करना है, किसी भी गोल के रिगार्डिंग अगर इन्होंने आगे बढ़ना है, तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर थिएटर कमांड की यहाँ पर जो है बात की गई है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। आई होप आपको थिएटर कमांड के बारे में समझ आ गया होगा। तो इसी के चलते आगे यहाँ पर बात करें कि बहुत बड़े पैमाने पर दुनिया से
आर्म्स जो है, हथियार जो है इंपोर्ट करते हैं। तो अभी इसके ऊपर भी हम फोकस करेंगे कि हम इंडिजिनियसली जो है यहाँ पर हमने आगे बढ़ना है, जिसके तहत यहाँ पर 47,000 करोड़ का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है इसको फाइनलाइज किया गया भारत सरकार के तहत कि हम इंडिजिनियसली हमारी धरती के ऊपर जो बनाए गए तेजस फाइटर्स हैं उनको खरीदेंगे। तो 83 फाइटर्स जो है उनको खरीदा जाएगा आने वाले समय में। उसके लिए यहाँ पर 47,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है भारत का। ओके, तो ये कौन सी कंपनी के साथ हुआ, कौन सी भारतीय कंपनी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके अलावा 8,379 करोड़ की डील हुई है 118 अर्जुन मार्क 1 ने। ओके, और यहाँ पर जो मेन बैटल टैंक्स है उनके रिगार्डिंग। और आगे न्यूज़ है टाइम सिटी वाले पेज में, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पर जितने भी यहाँ पर 3500 के आसपास जिनका भी ट्रायल अंडर ट्रायल यहाँ पर जो लोग थे जो यहाँ पर जिनको कि जेल में डाला हुआ था। ओके, तो प्रिजनर्स थे जो कैदी थे अंडर ट्रायल जिनका अभी ट्रायल चल रहा था, तो 3500 के आसपास इनकी गिनती है। तो इनको जो पैंडेमिक के समय ना इनको आज़ाद कर दिया गया था। आज़ाद इसलिए कर दिया गया कि उस समय कंजस्शन होनी शुरू हो गई थी जेलों में, और जेलों में भी यहाँ पर खतरा मंडरा रहा था उस समय की यहाँ पर कोविड-19 जो है ना बहुत बड़े पैमाने पर जेलों में भी फैल सकता है और कैदियों की भी मृत्यु हो सकती है। उसके चलते इनको रिहा कर दिया गया था। ओके, तो अभी जो है कोर्ट ने यहाँ पर 3499 जो अंडर ट्रायल यहाँ पर प्रिजनर्स थे उनको यहाँ पर नोटिस भेजा है कि आपका जो बेल जो आपको यहाँ पर बेल पीरियड था वो खत्म हो रहा है, तो उससे पहले पहले अपने आप को सरेंडर करो आके। तो यहाँ पर ये रिकमेंडेशन यहाँ पर एक हाई पावर कमेटी बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के द्वारा, तो उसी की यहाँ पर कमेटी के द्वारा ये रिपोर्ट दी गई है। तो इसी के रिगार्डिंग जो है यहाँ पर हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि अभी दोबारा जो है वो सरेंडर करें। और आगे जो न्यूज़ है वो भी टाइम सिटी वाले पेज में से, तो यहाँ पर बात करें कि अभी 100वां दिन हो चुका है फार्म प्रोटेस्ट का सिंगू बॉर्डर के ऊपर। जब से यहाँ पर जो है फार्मर्स आकर बैठे हुए, तो 100 दिन अभी पूरे हो चुके हैं। तो अभी इसी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि अभी वो फार्मर्स बैठे क्यों बैठे, कि 3 जो यहाँ पर फार्म लॉस बनाए गए भारत सरकार की तरफ से, तो इन फार्मर्स की ये डिमांड है कि उनको स्क्रैप कर दें। बहुत सारी मीटिंग इनकी हो चुकी हैं ऑलरेडी सरकार के साथ, लेकिन जो है मुद्दे का यहाँ पर रिजल्ट निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसके तहत यहाँ पर बात की जा रही है कि जो आने वाले समय में जिस तरीके का भी इसका जो ढांचा होगा इस फार्म प्रोटेस्ट का, तो उसको यहाँ पर कंटिन्यू रखा जाएगा फार्मर्स के द्वारा। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि यहाँ पर फार्मर है जिनकी जो उम्र है 82 ईयर्स की, बलदेव सिंह उनका नाम है, उनका ये कहना है कि जितना भी लंबा ये चलेगा इसको चलने दिया जाएगा। इसकी स्पिरिट जो है ना वो नहीं टूटने वाली, वो नहीं मरने वाली। बेशक फार्मर्स की बहुत बड़े पैमाने पर अभी गिनती में डेथ हो चुकी है अभी कुछ महीनों, अभी 100 दिन के अंतर्गत बहुत जो है 200 से ज़्यादा जो फार्मर्स हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है इस फार्मर्स प्रोटेस्ट में। तो इनका यहाँ पर कहना है कि हमारी स्पिरिट जो है वो नहीं मरने वाली, और अगर हमें आने वाले समय 500 दिन के हिसाब से भी 500 दिन से भी ज़्यादा बैठना पड़ेगा तो हम बैठेंगे, और तब तक बैठेंगे जब तक हमारी जो मांगे हैं वो पूरी ना हो जाए। और आगे जो न्यूज़ है वो भी टाइम सिटी वाले पेज में से, तो यहाँ पर बात करेंगे जो मुथूट ग्रुप की जो चेयरमैन है, तो मुथूट फाइनेंस का आपने नाम सुना होगा, टीवी पर ऐड भी आपने देखी होगी। तो उनके जो चेयरमैन उनकी मृत्यु हो चुकी है। वो कल को ही यहाँ पर जो है ना अपनी जो बिल्डिंग जहाँ पर रह रहे थे उसके चौथे माले से ये गिर गए, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। तो उनका नाम क्या था, उनका नाम था मुथूट जॉर्ज मुथूट। ओके, तो शुक्रवार रात को उनकी मृत्यु हुई है। ओके, तो यहाँ पर दिल्ली में ही वो रह रहे थे वहाँ पर। और अभी जब मुथूट फाइनेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये गोल्ड फाइनेंसिंग इनकी कंपनी है। ओके, तो यहाँ पर 1997 में ये कंपनी शुरू की गई थी उस समय, और अभी ये कंपनी जो है ना इसका जो स्टेटस है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का स्टेटस है। ओके, ये कोई बैंक नहीं है, उससे नीचे वाला जो स्टेटस होता है, ओके, जिसको हम बोलते हैं NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो इनका भी यहाँ पर काम यही होता है कि पैसे देना है ब्याज पर। लेकिन यहाँ पर ये क्या करती हैं, ये जब ब्याज पे जब पैसे देती है ना, तो सिक्योरिटी के तौर पर आपका जो गोल्ड होगा, जो आपकी ज्वेलरी होगा, तो उसको एज ए कोलेटरल जो है रखेंगी, और उसके बिहार पर जो है आपको पैसा दिया जाएगा आपको एज ए लोन। ओके, तो यह भी जो कंपनी का नेटवर्क है, तो ऑल ओवर इंडिया में इसकी 5000 से ज़्यादा जो है ब्रांचेस हैं। तो यहाँ पर 5190 ब्रांचेस जो है वो बताई गई हैं। और आगे जो न्यूज़ है वो है टाइम्स नेशन वाले पेज में। तो यहाँ पर जो भारतीय किसान यूनियन के जो यहाँ पर नेशनल स्पोक्स पर्सन जिनका नाम है राकेश टिकैत, तो उनका यहाँ पर जो है क्या कहना है, उन्होंने यहाँ पर नया फार्मूला सजेस्ट किया है जिसमें ये कह रहे हैं 1 विलेज 1 ट्रैक्टर 15 मैन फॉर 10 डेज। ओके, तो इस फार्मूला को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। जितने भी यहाँ पर फार्मर्स हैं उनको यहाँ पर कहा जा रहा है कि जहाँ जहाँ पर भी आप अपने खेतों में काम कर रहे हो तो ये वाला फार्मूला अपनाओ। एक गांव सिर्फ एक ट्रैक्टर होगा और 15 बंदे जो है यहाँ पर 10 दिनों के लिए काम करेंगे। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है आप जो है मूवमेंट को, जो हमारा जो है विरोध चल रहा है, जो एजिटेशन चल रही है, तो उसको यहाँ पर एक मजबूती मिलेगी। तो यहाँ पर ये इनका कहना है कि इस मूवमेंट को, इस फार्मूले को हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है, ताकि कि साथ साथ में आप जो है खेतों में काम भी करो, साथ साथ में यहाँ पर जो है आप पार्टिसिपेट भी करो इस मूवमेंट में। ओके, तो साथ ही साथ ये भी इनके द्वारा कहा गया है
कि किसान यूनियंस यहाँ पर चाहती है कि गवर्नमेंट के साथ जो है बातचीत की जाए, लेकिन गवर्नमेंट जो है ना वो यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है। और आगे न्यूज़ है टाइम्स नेशन वाले पेज में, तो यहाँ पर बात करें कि बाइडन एरा में, तो 20 जनवरी को जो है जॉय बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। तो उनके एरा में पहली बार जो है यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, ओके, जिसको हम यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर भी कह सकते हैं यूएस के, तो लेकिन वहाँ पर ये वर्ड सेक्रेटरी यूज़ करते हैं, डिफेंस सेक्रेटरी, ओके, वो जो है यहाँ पर आ रहे हैं पहली बार भारत में, जिनका नाम है लॉयड जे ऑस्टिन। तो अभी जो है इसी महीने के आखिर में जो है यहाँ पर पहुंचेंगे भारत में। तो इससे जो है बायलैटरल डिफेंस जो कॉपरेशन है उसको यहाँ पर और मजबूत करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भारत के अलावा और भी यहाँ पर जो इंडो पैसिफिक कंट्रीज है वहाँ पर भी ये जाएंगे। खास तौर पे यहाँ पर जो क्वाड कंट्रीज है ना, तो यहाँ पर इनको मजबूत करने की यहाँ पर ये बात करें तो क्वाड कंट्रीज में अभी क्वाड का जो है ना ग्रुप बनाए जाने की यहाँ पर बात करें तो इसकी पहली समिट या जो है ना उसके रिगार्डिंग भी बात करें कि जो है इसी महीने के आखिर में पहली समिट जो है वर्चुअल समिट की जाएगी, जिसको कि जॉय बाइडन जो है ना वो यहाँ पर लीड करेंगे। तो यहाँ पर 4 मुल्कों का यहाँ पर ग्रुप होगा, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान। और इसी के चलते भारत में इसी साल नवंबर में 24th एडिशन जो है ना वो होगा मालाबार एक्सरसाइज का। तो मालाबार एक्सरसाइज जो था ना ये शुरुआत में इंडिया और यूएस के बीच में शुरू हुई थी, ओके, 1992 के एरा में। बाद में यहाँ पर जापान एंटर किया, फिर लेटेस्टली ओके 2019-20 में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया एंटर किया। तो अभी 4 ये मुल्क इकट्ठे मिलके मालाबार एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर ये नेवी एक्सरसाइज होती है। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज करने का मतलब ये होता है कि फ्री इंडो पैसिफिक का यहाँ पर जो ना वो सपोर्ट को आगे बढ़ाना है। चाइना का कोई भी जो रोल है ना इंटरनेशनल ऑर्डर पर, चाइना किसी तरीके का इन्फ्लुएंस जो है इंडो पैसिफिक रीजन में ना दिखा पाए, इसी के चलते यहाँ पर ये मालाबार एक्सरसाइज होगी। और इसी के चलते जो क्वाड कंट्रीज है इनका ग्रुप बनाया जाए, इनकी जो समिट्स है वो शुरू हो जाएंगी। तो ये याद रखिएगा, अभी 24th एडिशन होगा मालाबार एक्सरसाइज का इस साल नवंबर में। और आगे न्यूज़ है टाइम्स ग्लोबल वाले पेज में। तो यहाँ पर बात करें कि पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार के ऊपर खतरा मंडरा रहा था। यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस का वोट होता है, ओके, तो यहाँ पर वो उसकी वोटिंग चल रही थी इनकी पार्लियामेंट में। तो यहाँ पर इनके पास पर्याप्त बहुमत नहीं है इमरान खान की सरकार के पास। तो यहाँ पर गठबंधन की सरकार जो है इनकी चल रही है। तो यहाँ पर जो टोटल सीट्स हैं इनकी पार्लियामेंट की वो है 342 नेशनल असेंबली में। तो उसके तहत जो है यहाँ पर इमरान खान को 172 सीट चाहिए थी अपना बहुमत साबित करने के लिए अपनी पार्लियामेंट में। तो यहाँ पर जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ, जो कि भारत में भी यहाँ पर होता है, ओके, तो यहाँ पर जब सरकार 2-3 साल चल जाती है ना तो फिर बाद में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेकर आया जाता है। तो हमारे इंडिया में भी जो पिछली सरकार थी मोदी जी की, तो वहाँ पर उनकी सरकार के खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी। पिछले समय में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उस समय जो बीजेपी ऑपोजिशन में थी तो तब वो भी लेकर आई थी, ओके। तो अभी पाकिस्तान में ये चीज़ देखने को मिली है। तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में इमरान खान जो है जीत चुके हैं, उनकी सरकार जो है बरकरार रहेगी, जितने 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी वो। तो अभी जब ये वोटिंग हुई तो 172 सीट्स चाहिए थी, तो 6 ज़्यादा इनके पास जो था इनकी वोटिंग में आई, तो 178 वोट्स इनको मिली इनके हक में। और हाल में यहाँ पर ये भी बात करें कि जो अभी रिसेंट इनके सेनेट पोल्स हुए थे, जो इनकी राज्यसभा है, तो वहाँ पे जो पोल्स हुए तो वहाँ पर सेटबैक देखने को मिला था इमरान खान को। और साथ ही साथ यहाँ पर जो पाकिस्तान की जो अपोजिशन पार्टीज है ना, तो उन्होंने भी यहाँ पर इकट्ठे मिलकर एक जो है ना पीडीएम बनाया, जिसको कहते हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। तो ये एक एंटी गवर्नमेंट अलायंस है जो कि अपोजिशन पार्टीज इकट्ठे होकर सबने मिलाया। तो यहाँ पर उन्होंने बाइकआउट कर दिया सेशन का, और गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर अपने पार्टी मेंबर्स को वार्न कर दिया अगर वो इमरान खान के खिलाफ वोट करते तो उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है उनकी यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रहते हुए, ओके। तो एमपी का जो है ना जो टैग उनका हट सकता है, हटा सकते हैं उनको पार्लियामेंट से। और यहाँ पर बात करें जो पार्टी यहाँ पर रूल कर रही है इमरान खान की जो पार्टी है उसका नाम है पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ओके। तो यहाँ पर कुछ साल हो चुके हैं इनको भी यहाँ पर 3 साल से ऊपर का समय हो चुका है यहाँ पर सत्ता में आए हुए। तो यहाँ पर पहले ऐसा हो चुका है, जो पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो वहाँ पर जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ था तो उस समय पीएम शिप से जो था यहाँ पर इस्तीफा देना पड़ा था जो पुराने प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा। तो यहाँ पर एक प्रधानमंत्री की यहाँ पर बात की जा रही है जिसका नाम है यूसुफ रजा गिलानी। तो इन्होंने भी यहाँ पर एक किसी समय पर प्रधानमंत्री रहे थे, ओके, पाकिस्तान के। तो यहाँ पर इनको भी हटा दिया गया था। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि जो ओपोजिशन के पास जो टोटल यहाँ पर मेंबर वो 160 के आसपास हैं। तो देखिए पाकिस्तान में गिनी चुनी 3-4 ही पार्टीज हैं, जैसे एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो इसका कोई वजूद था ही नहीं, ओके। तो अभी ये जब इमरान खान या भी प्रधानमंत्री बने तो तभी यहाँ पर पहली बार इनकी पार्टी को बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई है, ओके। तो पहले यहाँ पर मुस्लिम लीग थी जो भारत में भी कभी थी पहले, तो आज भी कहीं ना कहीं केरल में मुस्लिम लीग जो है एग्जिस्ट करती है भारत में, ओके। तो मुस्लिम लीग ही ज़्यादातर सत्ता में आती थी। और इसके अलावा यहाँ पर एक थी PPP, ओके, जिसको हम पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, ओके। तो वो जरदारी की पार्टी है। तो देखिए पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन होते हैं ना, एक बात इंपॉर्टेंट है यहाँ से हमें कुछ सीखने को मिलता है इनकी यहाँ पर जो इलेक्शन सिस्टम है वहाँ से।
जो पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं, इनके जितने भी राज्य हैं, ओके, ये 5 राज्य क्लेम करते हैं जो पीओके को भी यहाँ पर जब इंक्लूड करते हैं। वैसे इनके 4 राज्य हैं पाकिस्तान के। तो जितने इनके राज्य हैं, तो जब वहाँ पर इलेक्शन होते हैं ना, तो नेशनल असेंबली के इलेक्शन और राज्यों के इलेक्शन और यहाँ पर जो उनके कॉरपोरेशन के इलेक्शन, ये सब एक ही बार में करते हैं। एक ही बार में पता चल जाता है कि असेंबली में जो है हमारा प्रधानमंत्री कौन बनेगा और अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो इससे जो है ना इलेक्शन का जो एक्सपेंस आता है, और जो बार बार जब इलेक्शंस आने शुरू हो जाते हैं, तो उससे डिसरप्शन जो होती है ब्यूरोक्रेसी को, वो खत्म हो जाती है। एक ही बार में जब सारे इलेक्शन हो जाएं, तो फिर क्या होता है कि स्मूथली 5 साल जो है इकट्ठे मिलकर काम किया जा सकता है। तो भारत सरकार जो मोदी जी हैं, ओके, भारत सरकार जो हमारे प्रधानमंत्री जी, वो भी इसके बारे में कह चुके हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो है प्रावधान आने वाले समय में लाया जाएगा, जिसमें क्या होगा कि भारत के जितने भी राज्य हैं, जितने भी यूटीज हैं, उसमें जितने तरह के इलेक्शन होंगे, चाहे राज्यों के, चाहे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, चाहे पंचायती राज के, चाहे हमारे पार्लियामेंट के इलेक्शन, तो सारे एक ही बार में करवाए जाएंगे, ओके। और एक ही बार में जो है ना आपको वोट डालनी है, आपके सामने जो है ना अलग अलग बॉक्सेस रख दिए जाएंगे। तो एक ही बार में आपको अलग अलग तरह से आपको वोट डालनी है कि आपने राज्य में किसकी सरकार बनानी है और सेंटर में किसकी सरकार बनानी है, और आपका जो लोकल एमसी है वो आपको किसको चुनना है, ओके। तो जहाँ फिर आपका जो लोकल सरपंच है वो आपको किसको चुनना है, तो इसके रिगार्डिंग जो है आपको एक ही बार में फैसला करना होगा। तो इससे यहाँ पर ये अंदेशा है कि आने वाले समय में कुछ हमें लॉस जो है, एक्ट्स जो है, वो भी चेंज करने होंगे, ओके। जब देखो अभी सरकार गिर जाती कई बार, जहाँ पर बहुमत नहीं आता, जब सरकार गिरती है फिर ही जो है ना यहाँ पर ये नंबर जो है ना हिल जाता है। ये जो यहाँ पर साइमल्टेनियसली तरीके से जो स्ट्रैटेजी चलनी चाहिए, ये 1 नेशन 1 इलेक्शन की, वो हिल जाती है जब कोई सरकार गिर जाती है। फिर जो है वो ऑड नंबर में आ जाती है। फिर वहाँ पर इलेक्शन जो है एक साइड पे दूसरे राज्य में 5 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं, तो वहाँ पर 5 साल के बीच में ही अभी दो बार जो है इलेक्शन हो चुके हैं। तो अब इस चीज़ को चेंज किया जाएगा नए लॉज के तहत। और आगे न्यूज़ है टाइम्स ग्लोबल वाले पेज में से, तो यहाँ पर चाइना के रिगार्डिंग बात करें कि ये जो ना एक बड़ा पैसेज वे जो है ना बनाने जा रहा है, जो कि चाइना को कनेक्ट करेगा बाकी जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ। तो यहाँ पर ये तिब्बत का रूट यूज़ करेंगे, तिब्बत के थ्रू जो है ना यहाँ पर बाकी के एशियन जो कंट्रीज हैं उनके साथ कनेक्ट करेंगे। एक बड़ा पैसेज जो है ना, पैसेज वे जो है वो बनाया जाएगा। तो इसी के चलते जो इनका 14th 5-year प्लान है चाइना का, तो इनके रिगार्डिंग जो प्रपोजल है वो जो है यहाँ पर जो इनकी जो पार्लियामेंट है, जिसको यहाँ पर नेशनल पीपल्स कांग्रेस बोलते हैं, ओके, तो यहाँ पर उनकी पार्लियामेंट का नाम है ये। तो वहाँ पर ये प्रस्ताव अभी भेज दिया गया है, तो अगर वहाँ से पास होगा तब जो है इसको लागू किया जाएगा। और अगर तिब्बत की बात करें, तो तिब्बत को जब चाइना ने हथियाया था, चाइना ने कब्जा किया था तिब्बत के ऊपर, तो उस समय चाइना तिब्बत का भी कुछ पोर्शन उसको तोड़ दिया था, ओके। और कुछ पोर्शन को यहाँ पर तिब्बत ऑटोनोमस रीजन बना दिया था, और कुछ पोर्शन को यहाँ पर अलग से अलग राज्यों का नाम दे दिया था, ओके। तो यहाँ पर जितना भी बॉर्डर वैसे भारत का लगता था वो तिब्बत के साथ था, और तिब्बत एक अलग से कंट्री थी, ओके। जबरन कब्जा चाइना ने इसके ऊपर किया, जिसके बदौलत जो था चाइना की बाउंड्री जो था हमारी भारत तक पहुंच गई। तो यहाँ पर इसी के चलते अभी डिस्प्यूट है। अगर ऐसा ना हुआ होता तो हो सकता कि भारत का जो यहाँ पर नॉर्दर्न फ्रंट है, जिसको हम अभी चाइना बोलते हैं, तो वहाँ पर तिब्बत के साथ ही बॉर्डर होता, और बिल्कुल स्मूथली जो था हमारी इकॉनमी फंक्शन करती, किसी तरीके के कोई भी थ्रेट जो था ना हमारी इकॉनमी को, हमारे देश को, वो ना होते। तो ये जो पैसेज भी है 2035 तक का इनका ऑब्जेक्टिव्स है, ये लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव्स इन्होंने रखा है कि 2035 तक जो है ना यहाँ पर इन ऑब्जेक्टिव को ये जो है पूरा करेंगे, पैसेज वे तैयार करेंगे, ओके। तो यहाँ पर ये ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क जो है आने वाले समय में तिब्बत और नेपाल के थ्रू जो है बनाएंगे लंबे समय के लिए, ओके। तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा इनका हो सकता है। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में यही है कि यहाँ पर नेटवर्क बनाना है रोड्स का, ओके। और यहाँ पर जो समुद्री यहाँ पर जो रास्ते हैं उनका पूरी दुनिया के साथ जो है चाइना को जोड़ना है, ओके। तो भारत को भी बोला था कि आप जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बने। जब इसकी पहली मीटिंग हुई थी तो उस समय भारत ने इनकार कर दिया था। क्यों इनकार कर दिया? क्योंकि जो चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत जो रास्ता निकाल रहा था अपने चाइना को, जो यहाँ पर जो अरेबियन सी के साथ अगर जोड़ना है, तो जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर था तो वहाँ से यहाँ पर इसको निकाला। तो अभी भी उसका काम चला, जिसको कि यहाँ पर सीपैक बोलते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बोलते हैं। तो इसी के चलते भारत ने इसका विरोध किया और इसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा नहीं बना। और इसके अलावा 2019 में चाइना ने नेपाल के साथ एक प्रोटोकॉल भी यहाँ पर साइन किया था। 2000 यहाँ पर बात की थी कि जो इनकी ट्रांसिट ट्रांसपोर्ट ट्रीटी है ना, तो यहाँ पर उसको ऑपरेशनलाइज किया जाएगा, जो कि 2016 में बनी थी। तो उसमें कहा गया है कि जो भी यहाँ पर लैंड लॉक्ड कंट्री, जैसे नेपाल लैंड लॉक्ड कंट्री है, ओके, चारों तरफ से यहाँ पर 3 तरफ से भारत से गिरा है और एक तरफ से चाइना से गिरा है, जहाँ तिब्बत से गिरा है। तो वो जो कंट्री है ना, वो चाइनीज पोर्ट्स को यूज कर सकती है अपने व्यापार के लिए। तो ओके, उनकी फिर यहाँ पर डिपेंडेंस जो है ना इंडियन पोर्ट्स के ऊपर, वो कम हो जाएगी। तो डिपेंडेंस कम करने के लिए ही यहाँ पर नेपाल को ये अपॉर्चुनिटी दी थी चाइना ने नेपाल को, कि आप हमारे पोर्ट्स यूज कीजिए और अपना व्यापार कीजिए।
और अभी समय है शीशे के सामने जाने का। तो 3 वर्ड्स हैं, पहला है आर्डोर जिसका मतलब है ललक, दूसरा है आर्डोस जिसका मतलब है कठिन, और तीसरा है आर्गोर जिसका मतलब है कठ बोली, ओके, जहाँ फिर कुछ बोलियों का ग्रुप, ओके। तो इसके बारे में दोबारा से रिपीट कीजिए, इसका शीशे के सामने जाइए, रेपिटेशन करें और अच्छे से अपनी प्रोनाउंसिएशन को सुधारें, अच्छे से अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव करें। तो अभी बारी है आज का इकोनॉमिक कंसेप्ट पढ़ने की। तो आज का जो टॉपिक है वो है ब्लैक शोल्स। तो ब्लैक शोल्स क्या था? ब्लैक शोल्स सिर्फ एक फार्मूला था जो कि यहाँ पर बनाया गया था, डिवाइस किया गया था कि जो भी हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल ऑप्शंस है ना, हमारे पास जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स हैं, उनकी प्राइसिंग कैसे की जाए, ठीक है, जो कि हमारी इकोनॉमी में आने वाले समय में ग्रोथ जो है ना वो पॉसिबल हो सके। तो यहाँ पर ये 1970s के एरा में यहाँ पर ये काम किया गया था यूएस में। तो उस समय हम अपने जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स थे उनकी कैसे प्राइसिंग करें। तो शुरुआत में एक फार्मूला जो था सजेस्ट किया गया था, किनके द्वारा? मायरन शोल्स और रॉबर्ट मैटन के द्वारा। तो यहाँ पर इसी फॉर्मूले के रिगार्डिंग इनको नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स भी मिला था, ओके, याद रखिएगा, इनको इसी फॉर्मूले के तहत नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स मिला था। तो उसमें से यहाँ पर को इन्वेंटर थे एक जिनका नाम था फिशर ब्लैक, जिनकी की मृत्यु हो गई थी 1995 में ही। तो ये था ये वाला फार्मूला जो कि इनके द्वारा सजेस्ट किया गया था, जिसके फलस्वरूप इनको जो था नोबेल प्राइज मिला था इस फॉर्मूले के प्रति। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है। तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।